नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे संसाधनों के प्रकार, द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें मुख्यतः सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक आप समझ गए होंगे, प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, मानव निर्मित मेड बाय मैन, जिसको इंसान ने बनाया, और मानव अपने आप में संसाधन है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी संसाधन या कोई भी वस्तु जब हमें मिलती है तो वो संसाधन नहीं बनती है जब तक उसको उपयोग के काबिल नहीं बनाया जाता। तो उसे उपयोग के काबिल कौन बनाता है? मानव, जो प्रशिक्षित होता है, शिक्षित होता है। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी पिक्चर के माध्यम से बड़ा सुंदर मैसेज दिया गया है। यहाँ पे ये लड़की अपनी माता जी से क्या पूछ रही है? इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। तो माता जी बोल रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, सब संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण मानव ही है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए जानते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। आप जरा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए। जी हाँ, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर, जैसे कि वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। हाँ, इनको हम सीधे उपयोग में तो लाते हैं, परंतु इनसे यदि हमने कोई और चीज़ आगे बनानी होती है तो हमें औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। जैसे जल, अगर तो हमने पीने के लिए जल लेना है, सिंचाई के लिए लेना है, तब तो हम सीधे तौर पे नदियों से, झीलों से ले लेंगे। परंतु उसी जल से हमने बिजली बनानी है, तब हमें प्रौद्योगिकी और औजारों का प्रयोग करना पड़ेगा। परंतु वायु, जल, मिट्टी, खनिज, इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। और बच्चों, विभिन्न समूहों के प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास, प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार किया जाता है। मतलब हम सिर्फ संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में ही नहीं, बल्कि विकास के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उद्गम के आधार पर, भंडार और वितरण के आधार पर भी हम उनका वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पर विकास और उपयोग के हिसाब से हमने संसाधनों को दो वर्गों में बांटा है: वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज और संभाव्य को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। बच्चों, वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है, इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जैसे जर्मन के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल और महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप क्या हैं? वास्तविक संसाधन। यहाँ से आप ये समझे कि जिन संसाधनों को हमने खोज लिया है और उनका अभी हम प्रयोग भी कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या हो गए? वास्तविक संसाधन। पर संभाव्य संसाधन क्या हुए? जैसा कि नाम बता रहा है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावना है जिसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा, परंतु ये नहीं है कि इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। संभावना है, इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिक स्तर है, वह इन संसाधनों का प्रयोग करने में पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। जैसे उदाहरण दिया गया है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। मतलब जो भारत का लेह लद्दाख का एरिया है, वहाँ पे यूरेनियम मिला है जो भविष्य में हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, परंतु अभी तक हम उसको प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? संभाव्य संसाधन। जैसे 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति से चलने वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी। हवा तो तब भी चलती थी, परंतु अब वो क्या बन गई? वास्तविक संसाधन। जब हम लद्दाख के यूरेनियम को प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तब ये क्या बन जाएगा?
वास्तविक संसाधन, एक्चुअल रिसोर्स बन जाएगा। अभी तक क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स। आप समझ गए होंगे। जैसा कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसी तरह भारत में भी पवन फार्म लगाए गए हैं। तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। इस तरह के होते हैं ये पवन चक्कियाँ। इस तरह की पवन चक्कियाँ होती हैं, हवा से ये घूमते हैं और इससे नीचे बड़ी बड़ी टरबाइनें घूमती हैं और जिससे ऊर्जा पैदा होती है और उसका प्रयोग हम करते हैं। बच्चों, ये तो था विकास और उपयोग के आधार पर, या तो संभाव्य होंगे या फिर वास्तविक संसाधन होंगे। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर कि उत्पत्ति कैसे हुई संसाधनों की। उत्पत्ति के आधार पर हमने इनसे अजैव और जैव दो वर्गों में बांटा है। इसको बोलते हैं एबायोटिक और इसको बोलते हैं बायोटिक। ये यहाँ भी नाम से पता है। अजैव मतलब जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त हुए हैं, और जैव जो सजीव साधन हैं, जैसे मृदा, चट्टानें, खनिज, ये सारे अजैव संसाधन हैं जो जिंदा नहीं है, निर्जीव बोल सकते हैं आप। और पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। पौधे भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और जंतु भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए ये जैव संसाधन हैं और ये अजैव हैं। तो जल्दी से हमने क्या पढ़ा? संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में बांटा, विकास और उपयोग के आधार पर हमने उसे वास्तविक और संभाव्य में बांटा, और यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर अजैव और जैव में बांटा। अब यहाँ पर आगे हम प्राकृतिक संसाधनों को आगे बांट सकते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो नवीन हो जाए, अपने आप मतलब दोबारा यूज़ किया जा सके। अनवीकरणीय जो एक बार यूज़ किया तो ख़त्म। इसको हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल, मतलब जो रिन्यू हो गए, और नॉन रिन्यूएबल। अब विस्तार से जानेंगे। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत यानी पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। हवा चलती रहेगी जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी तो सूर्य की लाइट मिलती रहेगी। तो ये क्या हुए? नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल। एक बार खर्च कर लिए तो फिर हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों जल, मृदा और वन भी ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन हैं, मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं और नवीकरणीय हैं, परंतु अगर इनको लापरवाही से प्रयोग करें तो फिर इन पर प्रभाव पड़ता है। जबकि सौर ऊर्जा पर प्रभाव नहीं पड़ता, पवन ऊर्जा पर प्रभाव कम पड़ता है। परंतु अगर हम मृदा को नष्ट कर दें, खराब कर दें, वनों को काट दें, जल स्रोत सूख जाएंगे, तो फिर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो इसको वैसे तो हम नवीकरणीय संसाधन ही मानते हैं, परंतु फिर भी इनका प्रयोग थोड़ा बुद्धिमत्ता से ही करना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधन तो वो हो गए जो यूज़ किए तो ख़त्म, और ये दोबारा पूरित नहीं होते हैं। पूरित होते हैं तो हजारों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। इन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला यूज़ किया, क्या नहीं मिला? राख। पेट्रोल गाड़ी में डाला, क्या मिला? धुआं, ख़त्म। प्राकृतिक गैस, आपकी रसोई में गैस सिलेंडर भरवाया, यूज़ कर लिया, ख़त्म। फिर नया भरवाना पड़ेगा, अपने आप में वो रिन्यू नहीं होगा। तो ये जो अनवीकरणीय साधन हैं, ये हमें मिलते तो प्रकृति से हैं, परंतु इनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग बड़ी बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। और बच्चों, अंत में हम पढ़ेंगे संसाधनों के वितरण के आधार पर भी उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, सर्वव्यापक और स्थानिक। अब सर्वव्यापक क्या होता है? जो हर जगह मिल जाते हैं, जैसे वायु हर जगह मिलेगी, परंतु वे संसाधन जो सिर्फ कुछ एक चीज जगहों पे मिलेंगे, निश्चित स्थानों पे मिलेंगे, उसे कहेंगे स्थानिक, लोकल। और सर्वव्यापक होंगे जो हर जगह होंगे, यूनिवर्सल होंगे। जैसे कि तांबा, लौह अयस्क, जिन इलाकों में लौह अयस्क या कोयला या पेट्रोल मिलता है वो वहीं मिलता है, हर जगह तो नहीं मिलता। परंतु वायु पूरी पृथ्वी पर हर जगह मिलती है, जल हर जगह मिलता है, मृदा हर जगह है। तो सर्वव्यापक और स्थानिक हमने वितरण के आधार पर संसाधनों को कहा। बच्चों, संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, इसके
पीछे कारण होता है वहाँ की जलवायु, ऊंचाई और इसकी पृष्ठभूमि, इतिहास में जो घटनाएं हुई, ये सारी इस बात को प्रभावित करती हैं कि कौन से संसाधन कौन सी जगह पे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।